एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को बिहार स्पेशल सर्वे अमीन क्लर्क एएसओ के लिए जीएस का 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आप लोग को ऑफलाइन अपलोड कराया जाएगा। तो कम से कम आप लोग क्या कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक इस टेस्ट को दीजिएगा और लास्ट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 50 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। पहला ऑप्शन है नागेश्वर, बी है चान्हू दरो, सी है मांडा, डी है कालीबंगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करें कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में से किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा कि हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। ऑप्शन नंबर ए है कंबन, ऑप्शन बी है जिनसेन, ऑप्शन सी है बाण भट्ट, ऑप्शन डी है दंडी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाण भट्ट, जो हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो कम से कम वो पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार स्पेशल सर्वे अमीन एएसओ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में से सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन बी है भानुगुप्त का एरन शिलालेख, ऑप्शन सी है पुलकेशन सेकंड का किहोल स्थित शिलालेख, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का वेदांत शिलालेख। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है भानुगुप्त का एरन शिलालेख, जो आप लोग को मध्य प्रदेश से एक अभिलेख मिला, जो भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं, जो गोप राज भानुगुप्त का अमात्य था। ये भी याद रखिएगा, गोप राज जो है ना भानुगुप्त का अमात्य था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 5 का। तो याद रखिएगा जो दीवान एक कोहली के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कहा कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। बताइए हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया। ऑप्शन ए महमूद सूरी, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है सिकंदर सूरी, ऑप्शन डी है बहलोल सूरी। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा सिकंदर सूरी। और याद रखिएगा कब 1555 ईस्वी में जो अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरब खान ने किया। इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गया और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपना सत्ता प्राप्त कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई। बताइए सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई। 1890 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1909 ईस्वी। तो याद रखिएगा जो किस ईस्वी में किया गया था, 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जो सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन जो था की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। और याद रखिए सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। और याद रखिएगा ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की तथा यह 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गई, ये भी याद रखिएगा। सैयद जो अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ के मुहम्मद एंगल में जो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया था और ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव, बताइए जो सत्याग्रह आंदोलन था इनमें से दो कौन सा जुड़ाव था। ऑप्शन ए ज्ञान एवं धर्म, ऑप्शन बी सच्चाई और अहिंसा, ऑप्शन सी है सच्चाई और दृढ़ता, ऑप्शन डी है मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है सच्चाई और अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। बताइए जो भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ था किस वायसराय के काल में हुआ। केनिंग, डलहौजी, रिपन और एलिगन। तो याद रखिएगा केनिंग किसके काल में हुआ था प्रारंभ, याद रखिए जो भारत में बजट व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था केनिंग वायसराय के काल में हुआ था। और याद रखिएगा लॉर्ड केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। ये भी याद रखिएगा जो लॉर्ड केनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। और याद रखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा कई प्रकार की आर्थिक प्रशासनिक सुधार किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। बताइए किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि बांग्लादेश, याद क्या होगा बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। जो बांग्लादेश जो है ना आप लोग को कौन कौन सा राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये कितना 4096 किलोमीटर और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। याद रखिएगा पहला में आप लोग ये है, दूसरा में कौन सा आप लोग को चीन है जो 3488 आप लोग को किलोमीटर है, ये कितना था आप लोग को 4096। इसके बाद सी है पाकिस्तान आप लोग को कितना है 3327 किलोमीटर सीमा में। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं। चौथा आप लोगों को कौन है, याद रखिएगा नेपाल है जो 1751 किलोमीटर है। अब चारों देखिए बांग्लादेश में तो बता ही दिए। अब चीन में देखिए कौन कौन, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश है। और इसका पाकिस्तान में कौन कौन सा जुड़ा हुआ है देखिए स्टेट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। और नेपाल में देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सब स्थित है। और सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह है डुरंड सीमा रेखा। याद रखिए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा रेखा है, डुरंड। याद रखिए डुरंड रेखा जो है ना सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर डैश विकसित होती है। बताइए ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन डी है कौन सा लाल मिट्टी। तो याद रखिएगा जो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग जो उड़ीसा के पठार है और राजमहल क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जिसको हम छोटा नागर पठार या असम तथा मेघालय की पहाड़ी क्षेत्र होता है, तथा दक्षिणी भागों में कौन सा होता है मलाबार प्रदेश होता है, कर्नाटक होता है और महाराष्ट्र होता है। याद रखिए कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा काली मिट्टी। कौन सी होती है, या काली मिट्टी विकसित होती है, ये याद रखिएगा। और लाल मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी भी। याद रखिए लाल मिट्टी को हम लोग क्या से बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी भी बोलते हैं। लेटेराइट इसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह लाल रंग जो होता है लोहे के अयस्क और एल्युमिनियम के यौगिक की उपस्थिति का किसके कारण होता है, लोहे का अयस्क ऑक्साइड होता है और एल्युमिनियम का जो यौगिक होता है उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये कलर लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी। बताइए इनमें से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी। अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। बताइए 12 क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, अमरावती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखिए जो अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृषि नदी के किनारे स्थित सातवाहन राज्यों के शासनकाल में हिंदू संस्कृति का केंद्र था। और ये पॉइंट्स और याद रखिएगा जो कृष्णा नदी के तट पर बसे होने के कारण इस स्थान बहुत ही महत्व था। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद कीजिएगा। और इसी की उपयोगिता के कारण अमरावती को सीमांत की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। बताइए भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और मेडागास्कर। तो याद रखिएगा कौन सा, मालदीव। याद रखिए कौन सा है आप लोग को, मालदीव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों को गणराज्य हिंदू जो महासागर में स्थित द्वीप देश है जो सबसे छोटा देश है। इसमें कितना टापू है, याद रखिए 1192 टापू है जिसमें 200 पर बस्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, कह निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट अंधवाधार जलप्रपात का निर्माण करती है। बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो जबलपुर के
निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? तापी, लूनी, नर्मदा और तुंगभद्रा। तो याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है जो जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप जो धुआंधारा प्रपात का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कराए, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है? यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है और यह एक खरीफ की फसल है जिसमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। मक्का, बाजरा, तिल और रागी। बताइए 15 क्या होगा? तो याद रखें कौन सा? मक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और याद रखें मक्के की खेती के लिए 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की वर्षा अनुकूल है। ये भी याद रखें कितना सेंटीमीटर? 50 से 80 के बीच जो वर्षा का अनुकूल होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना कि ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी है 1913 और ऑप्शन डी है 1911। तो याद रखिए कब किया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। जो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जमशेद जी टाटा और दोराबाजी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड की गई थी, जिसमें क्या था? टिस्को की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई? बात ये भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से और आयरलैंड से। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? बताइए किस अनुच्छेद में जो है ना नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है ना आप लोग को 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इनकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो डैश के संविधान में निहित है? बताइए किसके संविधान? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को? तो याद रखिएगा किससे अनुच्छेद है? याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसमें कौन है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, कुछ विशेष कानूनों से सुरक्षा का अधिकार है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? बताइए इनमें से कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? 7, 4, 6 और 2। तो याद रखिए अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में कितने? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 6 राज्यों में जो है ना आप लोग द्विसदनीय विधानमंडल है। पहला कौन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? बताइए कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोगों को जो कौन सा होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका सही आंसर होगा। जो राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। और कुछ पॉइंट्स आप लोग और याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो शपथ दिलाने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसको कौन शपथ दिलाता है? ये भी याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसको कौन शपथ दिलाता है? याद रखिए राष्ट्रपति। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? याद रखिए राज्यपाल दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए इनमें से कौन सा सही है भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए? संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक और सारे विकल्प सही। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग? तो याद रखिएगा क्या होगा, ये संघीय न्यायालय भी सही है, अपील न्यायालय भी सही है, विधायक संविधान का रक्षक भी सही है। क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला कौन सा था? बताइए कौन सा राज्य पहला था? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार। तो याद रखिएगा कौन था? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है क्या है? बताइए हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना।
याद रखिए, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है कि हर वयस्क महिला तथा पुरुषों को बिना भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्राप्त करना। और इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और याद रखिएगा, सबसे पहले जर्मनी जो है ना 1919 ईस्वी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया गया था। और भारत इसकी शुरुआत करने वाला राज्य कौन है? मणिपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? बताइए, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। तो याद रखिए, जो आंतरिक अशांति है यह आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है कि वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया। बताइए कौन से संशोधन में? 41वें, 43वें, 44वें और 42वें। तो याद रखिएगा कौन सा? 44वें। कौन सा मेरा है? 44वें जो है ना संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? बताइए डोगरी भाषा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दादर और नागर हवेली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर और मिजोरम। तो याद रखिएगा किस में बोली जाती है? याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग को डोगरी भाषा जो होता है ना बोली जाने वाली प्रमुख आधिकारिक भाषा है, जो वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। याद रखिए किसमें? जो 2004 ईस्वी में भारतीय संविधान के कौन सा 8वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कराए, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? बताइए जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाए? देश का कृषि संबंधी विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास और देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास। तो याद रखिएगा देश का आर्थिक विकास को मापन किया जा सकता है। कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व देश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, दोहरी, मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 28 का? याद रखिएगा पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह सेनविट किससे संबंधित है? बताइए सेनविट किससे संबंधित है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सेनविट जो है ना, सेनविट यह किससे है? आप लोग को उत्पाद शुल्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? बताइए इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? पीसी भट्टाचार्य, एसवीआर लेंगर, सीडी देशमुख और एलके झा। बताइए याद रखिएगा सीडी देशमुख जो थे कौन से पहले आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात CRRI की गणना प्रत्येक बैंक डैश प्रतिशत के रूप में की जाती है? बताइए मुद्रास्फीति की दर, शुद्ध मांग एवं समय देनदारियाँ, जमा वृद्धि, ग्राहकों की बचत। तो याद रखिएगा आप लोग को क्या होगा? शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम डैश में पारित किया गया? बताइए भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम किस ईस्वी में पारित किया गया था? तो याद रखना कि 1951 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1949 ईस्वी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा 1949 ईस्वी में भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम वर्ष 1949 ईस्वी में पारित किया गया था और वर्ष 1956 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभाव हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? बताइए कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? गाँव में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ग्रामीण बेरोजगार युवकों में रोजगार को प्रोत्साहन, गरीबी रेखा से निचले स्तर की ग्रामीण परिवारों को बिजली देना या सही। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गरीबी रेखा से निचले स्तर पर ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? बताइए प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को LPG गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन से, बच्चों के विविध स्तर पर प्रशिक्षण के अभियान से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आप लोग का सही आंसर क्या होगा? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के वितरण से। और यह याद रखिएगा आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ BPL धारक परिवारों को गैस दिए जाने की योजना है।
और इसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पात्र नहीं है। बताइए कितने वर्ष के ऊपर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र? 60, 40, 45 और 50। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 40 साल के बाद जो है ना, जो लोग 40 साल का पूरा हो चुके हैं वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बताइए एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखिएगा भारत रत्न किसका, किससे सर्वोच्च नागरिक से सम्मान किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और याद रखिए कब सम्मानित किया गया था? 1997 ईस्वी में अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि वह 2002 में राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता था? बताइए इनमें से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता था? JRD टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना, जॉन माथाई। तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखिए सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 ईस्वी में, याद रखिए 1954 ईस्वी में किसके कारण दिया गया था? सर्वप्रथम भारतीय गणित और भौतिक शास्त्री जो था सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित? बताइए मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और टेनिस, टेबल टेनिस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना हॉकी किससे संबंधित है? आप लोग को हॉकी से संबंधित है। 2-3 कप के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और पूछ दे। जैसे हॉकी का कप जो है ना, बीटन कप होता है, नेहरू कप होता है, स्टेनली कप होता है, आगा खान कप होता है, ध्यानचंद ट्रॉफी होता है, बैडमिंटन कप होता है। जैसे गोल्फ के कप में कौन कौन सा ट्रॉफी होता है? राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप या आइजनवार कप। क्रिकेट के कप में रणजी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, एसएस कप, गावस्कर बोरी आदि है। बैडमिंटन कप में थॉमस कप होता है, उबेर कप होता है, यूरोपिया कप होता है, मलेशियाई कप होता है और हरीला कप होता है। ये सब पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कौन के केफ गोल्ड कप से संबंधित? बताइए इनमें से कौन सा खेल कौन के केफ गोल्ड कप से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल। तो याद रखिएगा कौन सा? फुटबॉल। किससे संबंधित है आप लोग को? फुटबॉल से। अब कुछ पॉइंट्स फिर हॉकी से कौन है? बेटन कप, आगा खां कप फुटबॉल से है, कौन के केफ गोल्ड कप, संतोषी कप और रोबर्ट्स कप। बास्केटबॉल से कौन है? नेहरू कप, फेडरेशन कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कह रहा है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 17 जून, 25 मई, 23 मार्च और 30 अप्रैल। बताइए किस ईस्वी को मनाया जाता है? तो याद रखना कि आप लोग को 25 मई को जो होता है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गोल्डन क्या थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक और या लेखिका कौन थे या थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, JDS भुट्टो। तो याद रखिएगा कौन सा? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कह रहा है, क्या विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न हो तो वर्गाकार है न ही आयताकार है? और कौन सी देश की है? बताइए श्रीलंका, भूटान, मालदीव और नेपाल। बताइए कहाँ की है? तो याद रखना कहाँ का? नेपाल का। याद रखिए नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है, बल्कि ये 2 त्रिकोणीय आकार को के ऊपर नीचे रखकर बनाया गया। याद रखिए कौन सा? जो त्रिकोणीय आकार को क्या गया? ऊपर और नीचे रखकर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंदन देश की राजधानी? बताइए लंदन किसकी राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी जो लंदन किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। और कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा, अब करा यूनाइटेड किंगडम तो लंदन हो गया, और मालदीव जो देश है इसका कौन सा राजधानी है? माले। याद रखिए कौन है इसका? माले है। और इसका कौन सा आप लोग को? फिलीपींस। बताइए फिलीपींस का राजधानी कौन है? मनीला। याद कौन है? मनीला। स्पेन की राजधानी कौन है? मैड्रिड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को करा, विद्युत चंबुक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? बताइए विद्युत चंबुक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? विलियम एस्ट्रोजॉन, एनरिको फर्मी, JJ थॉमसन, एर्नेस्टो रदरफोर्ड।
बताइए क्या होगा सही आंसर। याद है विलियम एस्ट्रूजॉन, किसने किया था, विलियम एस्ट्रूजॉन ने किया था। अब विलियम एस्ट्रूजॉन क्या था, विद्युत चंबु का किया था। जे थॉमसन जो था आप लोग कौन किया था, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का, कौन सा किसका किया था, खोज इलेक्ट्रॉन का किया था। और याद रखिएगा रदरफोर्ड किसका किया था, परमाणु मॉडल, याद रखिए किसका किया था, परमाणु मॉडल का किया था। और एनरिको फर्मी जो था ना ये किसका किया था, परमाणु भट्ठी, याद रखिए किसका किया था, परमाणु भट्ठी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा, उत्प्रेरक की खोज किसने की, बताइए उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, मेस कुरेनी, बर्जीलियस, हुक या गार्नर। बताइए क्या होगा सही आंसर 45 का। याद है किसके द्वारा किया गया था, बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और सन 1835 ईस्वी में बर्जीलियस ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करके उत्प्रेरक की खोज की थी। कब की थी, याद रखिए 1835 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार जीता। बताइए किस फिल्म के द्वारा जीता, ब्रह्मास्त्र, द कश्मीर फाइल्स, RRR, कठपुतली। बताइए 46 का क्या हुआ, याद रखना कौन, द कश्मीर फाइल ने जीता। किसने जीता था, द कश्मीर फाइल्स ने जीता था। और याद रखिए एक चीज पॉइंट्स आप लोग को, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड द ईयर का जो अवार्ड है ना, जो M राजमौली की फिल्म RRR को दिया गया था। ये पॉइंट्स आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को कह रहा है कि फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताइए फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया, नील मोहन, विशाल दोही, अनिकेत सुनील तलाटी या पराग अग्रवाल। तो याद किसको किया गया, नील मोहन को बनाया गया। किसको बनाया गया, नील मोहन को जो है ना यूट्यूब के नए CEO बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है। बताइए किसे आप लोगों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बताइए 48 का क्या होगा, तो याद रखना किससे क्या मिल गया हरी झंडी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हरी झंडी मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, बिहार के किस जिले में 18वां राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया जाएगा, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पटना। बताइए क्या होगा, तो याद रखें किसको, पटना। कहाँ पे आयोजित किया जाना है, पटना में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को है, क्या हाल ही में बिहार में किस जिले में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। बताइए किस जिले में बिहार में चिल्ड्रन बैंक खोला गया, पटना, गया, जमुई और लखीसराय। बताइए क्या होगा आप लोग को, तो याद रखना जो हाल ही में बिहार के गया जिले में चिल्ड्रन बैंक खोला गया, कहाँ पे खोला गया, याद रखिएगा चिल्ड्रन बैंक गया में खोला गया। कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ, जैसे हाल ही में जो है ना बिहार के गया जिला में चिल्ड्रन बैंक खोला गया, यह राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक नहीं है, बल्कि यह एक बच्चे का बैंक है, परंतु इसकी कार्य प्रणाली बच्चों की तरह होता है। यहाँ बच्चे अभिभावकों से मिले जेब खर्च को बचाकर कुछ रकम जमा करते हैं और उसी से पाठ्यक्रम सामग्री खरीदते हैं। तो समझ गए इसका मतलब क्या हुआ, जो चिल्ड्रन बैंक का मतलब आप लोग को हम पूरा समझा दिए हैं। और आज जो 50 क्वेश्चन का GS का आज ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो बच्चे ईमानदारी पूर्वक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो यहाँ तक अगर आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे तो जो भी मैं आप लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को कमेंट में साझा कीजिएगा और मुझे बताइए आप लोग को 50 में कितना आप लोग का सही हुआ। और जो भी बच्चे अभी तक बिहार स्पेशल सर्वे अमीन कानूनगो और ASO का अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज करके आपको क्या करेंगे, क्लासरूम में ज्वाइन कर देंगे। और जैसे ही टेस्ट सीरीज संडे और थर्सडे को, संडे 2 टेस्ट होता है आप लोगों को अभी चल रहा है, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम डेट आ जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, BCC के द्वारा, उसके बाद आप लोग को डेली टेस्ट कराया जाएगा CBT बेस्ड, जैसे ऑनलाइन आप लोग वहाँ पे टेस्ट दीजिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर, जैसे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्रचार होता है ना, तो ग्राहक की क्या करता है, सबसे ज़्यादा आप लोग को कोई प्रचारक होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, जो भी अमीन के लिए भी हो और बिहार कलर के बच्चे जितना भी होंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने 2 दोस्तों को जरूर रिकमेंडेशन कीजिएगा। इसी तरह से 2 दोस्त को बोलिएगा, अगर उनको भी अच्छा लगे तो 2 और दोस्त को रिकमेंडेशन करने के लिए। तो मैं आप ही लोग के भरोसे हूँ और आप ही लोग के सपोर्ट के भरोसे हूँ, और आप लोग मुझे जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं आप लोग को उससे भी बेटर आप लोग को हमेशा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।